एक बार पुनः सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारी कक्षा में स्वागत। आज हम लोग वर्ष 2021 टीजीटी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के प्रथम भाग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तक का हल देखेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे तथा सर्वमान्य उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है कि किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है? विकल्प ए एक्टन, बी गिलक्राइस्ट, सी गार्नर और डी डिमार्क। इसमें जो उत्तर सही है वह विकल्प सी गार्नर। गार्नर ने ही कहा था कि राजनीति विज्ञान जो है उसका प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। गार्नर ने राज्य की परिभाषा जो दी है वह परंपरागत परिभाषा में आता है। परंपरागत परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत आता। इस परिभाषा के अंदर राजनीति विज्ञानी मानते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है, कौन? राजनीति विज्ञान जो है वह किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है। इसीलिए तो गार्डनर कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत जो होता है वह राज्य से होता है। प्रश्न संख्या 2, किसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है? विकल्प ए है बोधा, बी है अरस्तु, सी है गांधी और डी है लास्की। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है अरस्तु। अरस्तु एथेंस का निवासी था। उसने राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है, सदजीवन के लिए वह बना हुआ है के अलावा राज्य की परिभाषा भी दी है। क्या? राज्य की परिभाषा। इस राज्य की परिभाषा देते हुए उसने कहा है कि राज्य जो है यह जो है परिवार परिवार और ग्राम का क्या है? समूह है। समूह जो समृद्ध, क्या? समृद्ध और क्या? आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके अलावा अरस्तु के बारे में एक बात परीक्षाओं में और भी पूछा जाता है कि अरस्तु कहता है कि राज्य जो है वह व्यक्ति से क्या है? पूर्व है, यानी पहले है। ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। ए वेंथम, बी लाक, सी बोदा और डी ऑस्टिन। इसमें जो उत्तर सही है वह है ऑस्टिन। यह जो ऑस्टिन है, यह ऑस्टिन
एकलवादी संप्रभुता। एकलवादी संप्रभुता। संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थक है। इसने संप्रभुता की विधिवादी परिभाषा दी है। कैसी परिभाषा? विधिवादी। विधिवादी परिभाषा। संप्रभुता की परिभाषा देते हुए उसने कहा, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी अन्य उच्च सत्ताधारी का आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं तथा वह किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का क्या कराता हो? पालन कराता हो, तो उस समाज में वह सत्ताधारी व्यक्ति क्या होगा? संप्रभु होगा। संप्रभु होगा। और वह समाज सत्ताधारी व्यक्ति सहित एक स्वतंत्र क्या होगा? राजनीतिक समाज होगा। राजनीतिक समाज होगा। इस तरह से जो ऑस्टिन है वह संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि किसका मत है मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ए अरस्तु, बी मिल, सी गांधी और डी रूसो। इसमें उत्तर रूसो सही होगा। रूसो ही ने कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो के कुछ और भी स्टेटमेंट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु चारों तरफ वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। पहले स्टेटमेंट के बारे में बताया। दूसरा स्टेटमेंट रूसो का जो प्रमुख है, संप्रभुता का निवास किसमें है? सामान्य इच्छा में है। और तीसरी बात जो रूसो कहता है, संप्रभुता का विभाजन विभाजन क्या है? धोखा है। धोखा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पांचवें पर। पांचवा प्रश्न है कि भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? इसमें बात है नहीं कर सकता। ए है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, बी है विधि के समक्ष समानता, सी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और डी है धर्म की स्वतंत्रता। इसमें जो विकल्प संख्या ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता है, यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। संविधान का जो भाग 3 है, कौन सा भाग? भाग 3। भाग 3 में ही तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के बीच दिए गए हैं। इन्हीं अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है
अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में कुल 7 स्वतंत्रताएं स्वतंत्रताएं दी गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के स्वतंत्रता का अधिकार हटा दिया गया। अब भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इन 6 स्वतंत्रताओं में आप देखिए, पहला जो है वह है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? विचार अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा जो स्वतंत्रता है वह शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की। शांतिपूर्ण निरायुध यानी बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन की। तीसरा जो स्वतंत्रता प्राप्त है संगम या संघ बनाने की। संगम यानी इकट्ठा होने या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण। क्या? आबाद यानी बिना रुकावट के कहीं आने जाने की आजादी। पांचवा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या फिर बस जाने की आजादी। बस जाने की आजादी। अगला जो छठवां है वह है कोई भी वृत्ति उपजीविका कारोबार या व्यापार करने की आजादी। इस तरह से अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति और डी याचिका समिति। जो प्राक्कलन समिति है यही उसमें उत्तर सही है। प्राक्कलन समिति लोकसभा की सबसे बड़ी समिति होती है। इसकी सदस्यों की संख्या जो कुल होती है 30 होती है। यह अस्थाई समिति है, यह वित्तीय है तथा इसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है आनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है उसके अध्यक्ष को लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही जो है चुनता है। अब प्रश्न संख्या 7 को हम देखते हैं। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। 1 स्थगन प्रस्ताव, 2 प्रश्नकाल, 3 पूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। ए केवल 1, बी
2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसमें जो उत्तर सही है वह 1, 2 और 3, यानी इन तीनों के माध्यम से संसद जो है वह मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण लगाती है। पहला है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। अब देखिए यह स्थगन प्रस्ताव है क्या? स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसमें संसद की जो सामान्य कार्यवाही चल रही होती है उसको रोककर तात्कालिक सार्वजनिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाती है। यह स्थगन प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जाता है, इसे राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देना या ना देना लोकसभा के अध्यक्ष पर निर्भर करता है। इस स्थगन प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वह है कि अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का स्पष्टीकरण और जवाबदेही प्राप्त करना है। दूसरा जो दिया गया है वह है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल के बारे में हम जानते हैं कि प्रश्नकाल जो होता है यह प्रश्नकाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्य दिवस के पहले घंटे, यानी पहले घंटे का जो समय होता है वह प्रश्नकाल का होता है। जो सांसद होते हैं वे सरकार से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उसके क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। लोकसभा में यह प्रश्नकाल 11 बजे से 12 बजे तक, लेकिन राज्यसभा में यही प्रश्नकाल जो है वह जो है 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है। जो प्रश्नकाल होता है इस प्रश्नकाल में इस प्रश्नकाल में मुख्य रूप से 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न होता है वह होता है तारांकित प्रश्न। तारांकित का मतलब होता है कि प्रश्न पर स्टार लगा दिया जाता है और तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होता है वह मौखिक दिया जाता है। मौखिक। और तारांकित प्रश्नों का जो संख्या होता है वह 20 प्रश्न होता है। इन तारांकित प्रश्नों के साथ पूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो प्रश्नकाल के अंतर्गत प्रश्न होता है वह होता है अतारांकित, यानी जिस पर स्टार नहीं लगा होता है। इसका उत्तर जो होता है वह लिखित दिया जाता है और ये जो अतारांकित होता है इसमें पूरक प्रश्न
नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा एक और भी है, वह है अल्प सूचना प्रश्न। कौन? अल्प सूचना। अल्प सूचना माने शॉर्ट नोटिस पर, यानी 10 से 15 दिन के नोटिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प सूचना के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वे सभी प्रश्न होते हैं मौखिक, और मौखिक होने के कारण जो अल्प सूचना प्रश्न है, इसमें भी पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा जो है, वह है निजी सदस्यों से प्रश्न। निजी सदस्यों यानी जो सरकार में शामिल नहीं हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न निजी सदस्य किसी प्रस्ताव या फिर बिल से संबंधित होते हैं। बिल मतलब विधेयक से संबंधित होते हैं। अगला जो प्रश्न है, वह है पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न जो होता है, यह तब पूछा जाता है, यानी मुख्य प्रश्न पूछ दिया गया, उसके उत्तर के बाद तुरंत प्रश्न जो पूछा जाता है, जिससे उस मुख्य प्रश्न के बारे में और अधिक जानकारी ली जा सके। यानी पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़ा होता है। पूरक प्रश्न जो होते हैं, इनकी संख्या जो होती है, सीमित होती है, और सीमित संख्या होने की स्थिति क्यों होती है? क्योंकि इसे अध्यक्ष की अनुमति से अध्यक्ष की अनुमति से ही पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों, सुख और दुख की अधीनता में रखा है। यह विचार किसका है? पहला अरस्तु, बी महात्मा गांधी, सी बेंथम और डी मार्क्स का। तो इसमें जो उत्तर सही है, सी बेंथम का। बेंथम जो है, यह उपयोगितावाद का जनक है। उपयोगितावाद का जनक है। क्यों है? क्योंकि बेंथम ने ही उपयोगितावाद का सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से वर्णन किया था। उपयोगितावाद का जो मूल सिद्धांत है, वह है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम यह मानते थे, कोई कानून, कोई नैतिकता या नीति की नैतिकता इस बात से तय होती है कि वह कितने लोगों को लाभ पहुंचाती है। यदि ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाती है, तो वह ठीक है। बेंथम ने यह माना कि जो चीजें हमें सुख पहुंचाती हैं, वो अच्छी हैं, और जो चीजें हमें दुख पहुंचाती हैं, वह ठीक नहीं है। उन्होंने सुख दुख के मापन के लिए एक मापक पद्धति का आविष्कार किया, और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि तीव्रता, अवधि आदि, निश्चितता आदि के आधार पर सुख और दुख को मापा जा सकता है। वह
यानी बेंथम कहता है कि यदि सुखों की मात्रा, किसकी? सुखों की, सुखों की मात्रा यदि समान है तो कविता का पाठ पढ़ना और ताश के गड्ढे को खेलना दोनों समान है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान मान्यता देता है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यक, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक और डी धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यक। तो इसमें जो उत्तर सी है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, इसी को ही भारत का संविधान मान्यता देता है। भारत के संविधान के भाग 3 में एक अनुच्छेद जो है 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 और 30। यह अनुच्छेद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है। संस्कृति और क्या? शिक्षा, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा और संस्कृति, क्या? भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? यह कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक, इन वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षक शिक्षण संस्थाओं शिक्षण संस्थाओं के स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और यह धर्म और भाषा के आधार पर होगा। धर्म और भाषा। तो आप देखिए इसमें सी विकल्प कैसे सही है। अब प्रश्न संख्या 10 है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया? ए समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बी समाजवादी पंथ निरपेक्ष और एकता, सी लोकतांत्रिक समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, डी लोकतांत्रिक समाजवादी एवं अखंडता। यह प्रश्न 10 बार परीक्षाओं में आया हुआ है। इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है यही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न 11 है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। निम्न में से यह किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 19 और डी अनुच्छेद 20। तो इसमें जो उत्तर सही है वह डी अनुच्छेद 20 सही है। संविधान के हमने बताया कि भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 भी है। अनुच्छेद 20 जो है यह अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्ध, दोष सिद्ध से संरक्षण, संरक्षण है।
अनुच्छेद 20 का एक 20 का एक कहता है, क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कार्य नहीं किया हो जिसे विधि ने अपराध घोषित किया हो और उसका उसने उल्लंघन किया हो, तथा उसे उतना ही दंड दिया जाएगा जितना विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा निश्चित किया गया हो, उससे अधिक उसको दंड नहीं दिया जाएगा। इसी अनुच्छेद 20 का 2 कहता है। अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है? एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। 20 का 3 क्या कहता है? 20 का 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरह आप देख लिए होंगे कि अनुच्छेद 20 का 2 के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अब अनुच्छेद 12। अब प्रश्न संख्या 12 है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध संबंधी प्रावधान सन्निहित है? ए दूसरी अनुसूची, बी पांचवी अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची और डी 8वीं अनुसूची। तो इसमें जो है 10वीं अनुसूची में दल बदल निषेध संबंधी प्रावधान है। यह अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में संविधान में स्थापित किया गया और यह अनुसूची दल बदल पर रोक लगाता है। यह दल बदल वास्तव में क्या है? एक व्यक्ति है जो किसी एक दल से चुनाव लड़ता है, किंतु राजनीतिक लाभ और लालच के कारण दूसरे दल में चला जाता है, तो इस व्यक्ति का जो कृत्य जो कार्य है वह दल बदल कहलाएगा। यह अनुसूची यानी 10वीं अनुसूची ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो दल बदल करते हैं अयोग्य करार देती है, जिससे संसद की स्थिरता बनी रहे। स्थिरता बनी रहे यानी अस्थायित्व बना रहे, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न संख्या 13। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में 4 विकल्प, सूची 2 में 4 विकल्प, इनको जो है मिलाना है। हेगल जो है यह तत्व शास्त्री है, यानी आदर्शवादी दार्शनिक है, विचार तत्व इसके दर्शन में प्रधान है। ऑस्टिन जो है न्यायिक है। मैकाइवर एक समाज शास्त्रीय दार्शनिक है और गार्नर विवरण देने का काम करता है, वर्णन करने का काम किया है, इसलिए ए जो है मिलान हो गया। अब देखिए ए का 4, ए का 4 3 जगह पर है, 1 2 3 और बी का 1 2 जगह है और सी का 2 2 जगह है और डी का 3 केवल 1 जगह है। तो ये देखिए इसमें विकल्प संख्या बी जो है यही सही है। अब प्रश्न संख्या 14 पर हम आते हैं कि सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, यह कथन इंगित करता है। ए कल्याणकारी राज्य, 2 सर्वाधिकारी राज्य, सी प्रजातांत्रिक राज्य और डी वर्ग व्यवस्था।
तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा सर्वाधिकारीवादी राज्य। यह कथन संबंधित है मुसोलिनी से। मुसोलिनी मुसोलिनी ने इस तरह का वक्तव्य दिया था। और मुसोलिनी की जो विचारधारा है वह सर्वाधिकारवादी है। कैसी है? सर्वाधिकारवादी। जो सर्वाधिकारवादी होगा वह लोकतंत्र विरोधी होगा। लोकतंत्र विरोधी। स्वतंत्रता का भी विरोधी होगा। स्वतंत्रता विरोधी होगा। स्वतंत्रता विरोधी है तो वह व्यक्तिवाद का भी विरोधी होगा। व्यक्तिवाद का भी विरोधी होगा। ये जो सर्वाधिकारवाद यानी फांसीवाद, फांसीवाद जो है इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। यह उग्र राष्ट्रवादी है। उग्र राष्ट्रवादी यानी अंध राष्ट्रवादी है। दूसरी बात है कि यह नेता को प्रधान मानता है, यानी नेता की सर्वोच्चता, नेता की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। यह सैन्यवाद का समर्थक है। सैन्यवाद। सैन्यवाद सैन्यवाद समर्थक के साथ साथ एक दल में विश्वास करता है। एक दल यानी बहुदलीय प्रणाली का यह विरोधी है। यह जो विचारधारा है उग्र राष्ट्रवादी है, इसलिए यह भावना प्रधान विचारधारा है। क्या? भावना प्रधान। यह हिंसा और दमन में विश्वास रखता है। हिंसा और दमन। इसके साथ साथ यह एक निगमित राज्य, इसमें निगमित कारपोरेट स्टेट राज्य में विश्वास करने वाली विचारधारा है। अब आप जान गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न संख्या 15 पर हम आते हैं कि निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। प्राथमिकता के आधार पर इनका सही क्रम क्या होगा? एक कैबिनेट सचिव, बी मुख्य निर्वाचन आयोग, सी कैबिनेट मंत्री और डी चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसमें पूछ रहा है कि वरीयता क्रम। क्या? वरीयता क्रम यानी पहले नंबर पर कौन होगा इसमें से, दूसरे पर कौन होगा, तीसरे पर कौन होगा और चौथे पर कौन होगा। तो पहले नंबर पर इसमें जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश। और दूसरे नंबर पर हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और तीसरे नंबर पर हैं कैबिनेट मंत्री। और चौथे नंबर पर हैं सचिव। तो यहां देखिए पहले नंबर पर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश 2 जगह 4 दिया। तीसरे नंबर पर 2 होगा और चौथे नंबर पर 1 होगा। यहां पर 2। तो इसमें जो उत्तर सी सही है, यही विकल्प ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। एक गोलमेज सम्मेलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना और 4 साइमन कमीशन। इसमें जो विकल्प सी है वही क्या है? सही है। सबसे पहले जो है 1985 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई। उसके बाद जो है 1927 में साइमन कमीशन आता है, 4 है। उसके बाद 1930-31 में गोलमेज सम्मेलन होता है और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो विकल्प संख्या सी आपका सही। अब प्रश्न संख्या 17 पर हम आते हैं कि किसने राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित में सहायता देता है। यानी राज्य सामाजिक हित का कार्य करता है, ऐसा कौन माना है? ए बिलोबी, बी लास्की, सी महात्मा गांधी और डी डाइसी। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है लास्की। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ए अनुच्छेद 256 से 263, बी अनुच्छेद 245 से 255, सी अनुच्छेद 264 से 291, डी अनुच्छेद 252 से 360। तो इसमें जो प्रशासनिक संबंध है वह है विकल्प संख्या ए अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263। प्रश्न संख्या 19, किसने कहा था कि समाज का रूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होना चाहिए? ए लास्की, बी आर एम मैकाइवर और सी जी डी एच कोल और डी गार्नर। इसमें जो उत्तर सही है वह लास्की है और लास्की जो है वह संप्रभुता के बहुलवादी बहुलवादी दृष्टिकोण का समर्थक है और वह कहता है कि जो समाज है, समाज जो है वह एक रूप नहीं है, एक रूप नहीं है बल्कि क्या है? बहुल है। यानी बहुत संगठन हैं, बहुत समुदाय हैं, बहुत समूह हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसीलिए राज्य का जो स्वरूप होना चाहिए वह एकल नहीं बल्कि बहुल होना चाहिए। ऐसा जो है लास्की मानता है। 20वां प्रश्न कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं? ए जिला न्यायालय, बी केवल उच्च न्यायालय, सी राष्ट्रपति और डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। तो रिट जारी करने की अधिकारिता जो है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है। जहां पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी करता है, वहीं पर उच्च न्यायालय जो है वह अनुच्छेद 226 के अधीन रिट जारी करता है। ये जो रिटें हैं, ये पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण है। इस तरह से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिटों को जारी करता है। धन्यवाद।